वेलकम गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल, CSS टेक्स्ट एंड CSS लिंक। अब गाइस देखिए कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। गाइस हर HTML एलिमेंट बॉक्स से wrapped है या फिर कहिए कि बॉक्स में इनक्लोज्ड है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मार्जिन के अंदर बॉर्डर बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स के अंदर पैडिंग बॉक्स है और पैडिंग बॉक्स के अंदर कंटेंट बॉक्स है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब गाइस देखिए कि CSS बॉक्स मॉडल क्या है। CSS बॉक्स मॉडल कंटेनर है। अब हम इसका यूज़ क्यों करते हैं गाइस? जब हम डिज़ाइन और लेआउट की बात करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हेलो फ्लेमेचर क्या है। हेलो फ्लेमेचर कंटेंट है, ठीक है। और स्पेस अराउंड कंटेंट यानी कि हेलो फ्लेमेचर के अराउंड जो आपको स्पेस दिख रही थी वो क्या थी? पैडिंग थी, जो कि मुझे बॉर्डर के अंदर से मिल रही थी। अब देखिए मुझे एलिमेंट के अराउंड जो स्पेस मिल रही है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं, ठीक है, जो मुझे आउटसाइड बॉर्डर मिलती है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि बॉर्डर क्या होता है। तो गाइस बॉक्स मॉडल यही था कि इसने अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग बॉक्स बनाए और बोला कि सभी एक दूसरे के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है गाइस। अब गाइस देखिए मैंने index.html के अंदर बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा हेलो फ्लेमेचर, फिर मैंने प्लीज टैग एक इमेज इंसर्ट करी है, हाइट 25 पिक्सल एंड विड्थ 30 पिक्सल, मुझे इमेज मिल रही है। फिर वैसे ही मैंने H3 के अंदर आउटलाइन लिखा, फिर मैंने H4 के अंदर CSS टेक्स्ट लिखा, ठीक है। और फिर मैंने लास्ट में एक लिंक इंसर्ट करवाई है क्लिक नाम से, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप किस प्रकार से style.css को लिंक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको एक एट्रीब्यूट नहीं बताया था, टाइप एट्रीब्यूट, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है। उसमें आप वैल्यू क्या लिखते हैं? document/resource यानी कि text/CSS, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा style.css है वो स्टाइल शीट टाइप का है। गाइस अब हम CSS आउटलाइन देखने वाले हैं। तो आपको याद होगा मैंने H3 के अंदर क्या लिखा हुआ था? मैंने लिखा हुआ था आउटलाइन। तो गाइस देखिएगा मैं style.css पर चलता हूँ और फिर मैं H3 को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब मैं H3 को अब स्टाइल करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं H3 के अंदर सबसे पहले क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आउटलाइन पर मुझे रेड कलर की बॉर्डर मिल गई। अब ये क्या है? ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। अब गाइस देखिए आउटलाइन क्या होता है? आउट मतलब बाहर, लाइन मतलब लाइन। तो देखिए बाहर लाइन, किसके बाहर लाइन? बॉर्डर के बाहर लाइन, ठीक है। अब देखिए मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आउटलाइन स्टाइल। तो गाइस देखिए मैंने आपको सारी पॉसिबल वैल्यूज बताई है, जैसे सॉलिड, डैश्ड, डबल, डॉटेड, रिच, इनसेट, आउटसेट, है ना, नन, हिडन, सब कुछ गाइस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1। तो देखिए आप जैसे लिखते हैं आउटलाइन स्टाइल सॉलिड, तो देखो मुझे रेड बॉर्डर के बाहर एक सॉलिड आउटलाइन मिल चुकी है, ठीक है गाइस। अब आप मान लीजिए वैसे ही लिखते हैं डॉटेड, तो देखो मुझे डॉटेड आउटलाइन मिल चुकी है। फिर गाइस आप लिखते हैं मान लीजिए डैश्ड, तो देखो मुझे एक डैश 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 आउटलाइन मिल चुकी है, ठीक है गाइस। अब मान लीजिए आप लिखते हैं डबल, तो देखो मुझे डबल आउटलाइन मिल चुकी है, ठीक है गाइस। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको 3D में इफेक्ट मिले, तो आप ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब आप देखिए कि 3D में भी अगर आपको मान लीजिए रिच्ड आउटलाइन चाहिए तो आप RIDGE रिच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आउटलाइन ऐसी लगे कि वो अंदर के साइड जा रही है तो आप इनसेट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसा लगे कि बाहर की साइड आ रही है तो आप आउटसेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए मेरे पास और ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन है नन। तो देखिए आपको कोई आउटलाइन नहीं मिलेगी। अब फिर अगर आप लिखते हैं हिडन, तो देखिए आउटलाइन तो रहेगी पर वो हाइड हो जाएगी, दिखेगी नहीं, ठीक है गाइस। तो देखिए मेरे पास ये सब पॉसिबल वैल्यूज़ थी। अब देखिए गाइस कि हम इसका यूज़ करते क्यों है? तो हम स्टाइल करने के लिए आउटलाइन को हम आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब गाइस देखिए मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आउटलाइन कलर। तो देखिए आप आउटलाइन को कलर दे सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मान लीजिए ब्लैक, तो देखो मुझे रेड बॉर्डर के बाहर एक ब्लैक कलर की आउटलाइन मिल चुकी है, ठीक गाइस। तो देखिए और जो ऑप्शन है वो मैंने आपको पहले ही ट्यूटोरियल 11 में बता दिए, ठीक गाइस। अब देखिए अब मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आउटलाइन विड्थ। तो गाइस देखिएगा जैसे मैं लिखता हूँ मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू में थिन, ठीक है, तो देखो मुझे थिन कलर की एक आउटलाइन मिल चुकी है, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ मान लीजिए थिक, तो देखो मुझे जो ब्लैक कलर की भी दिख नहीं रही थी वो मुझे दिख रही है बहुत थिक फॉर्म में। अब देखिए जैसे मैं लिखता हूँ मीडियम, तो देखो मुझे एक मीडियम साइज़ की विड्थ मिल चुकी है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से विड्थ भी दे सकते हैं। अब गाइस देखिए मैं सिंपली यहाँ पर वैल्यू भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 पिक्सल, तो देखो मुझे 5 पिक्सल की विड्थ मिल चुकी है, ठीक है। तो मैं वापस मीडियम कर देता हूँ, वो मुझे बेटर लग रही थी, ठीक है गाइस। अब देखिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आउटलाइन ऑफसेट। देखिए क्या होता है, मैं देखिए जैसे मैं वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर मान लीजिए 5 पिक्सल, तो देखो बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में जो जगह है ना उसको ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जो स्पेस है ना उसको ऑफसेट बोलते हैं। अब गाइस हम पढ़ेंगे CSS टेक्स्ट क्या होता है। अब गाइस देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने CSS टेक्स्ट को H4 के अंदर लिखा था,
ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने H4 के अंदर क्या लिखा था, मैंने CSS टेक्स्ट लिखा था। अब मैं style.css पर चलता हूँ और H4 को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने डिक्लेरेशन बॉक्स बनाया, फिर डिक्लेरेशन बॉक्स के अंदर मैं सबसे पहले कलर देता हूँ। ठीक है, किसको कलर दे रहा हूँ मैं, H4 को कलर दे रहा हूँ मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू। तो देखो मेरा CSS टेक्स्ट ब्लू कलर का हो चुका है। देख रहे हैं आप आउटपुट स्क्रीन पर मुझे ब्लू कलर मिल चुका है। अब गाइस देखिएगा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ठीक है, मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, ठीक है, तो देखो मुझे क्रीम कलर का एक बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि आप किस प्रकार से एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो गाइस देखिएगा आप टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या है। देखिए आप जैसे लिखते हैं मान लीजिए सेंटर, तो देखो CSS टेक्स्ट सेंटर में खसक चुका है। ठीक है, शिफ्ट हो चुका है। अब आप जैसे लिखते हैं मान लीजिए लेफ्ट, तो देखो वापस लेफ्ट में आ चुका है। ठीक है, अब आप टेक्स्ट अलाइन में वैसे ही लिखते हैं राइट, तो देखो राइट में जा चुका है। तो आपके पास टेक्स्ट अलाइन के लिए 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो आप समझ गए टेक्स्ट अलाइन मतलब क्या होता है। अब गाइस देखिए मैं वापस सेंटर कर देता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ गाइस कि डायरेक्शन क्या होता है। अब देखिए अभी देखिए आप डायरेक्शन लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 वैल्यू रहती है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। देखिए मैंने क्या लिखा, RTL यानी कि राइट से लेफ्ट। तो देखो अभी मुझे मिल नहीं रहा है ना, मेरा CSS टेक्स्ट मुझे राइट से लेफ्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी ज़रूर ऐड करना होगी। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उस प्रॉपर्टी का नाम है यूनिकोड BD। फिर उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे गाइस BD ओवरराइट, क्योंकि आपको यूनिकोड कैरेक्टर को ओवरराइट करवाना है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि आप जब भी डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको यूनिकोड BD इंक्लूड करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो आपने देखा मेरा जो CSS टेक्स्ट था उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है गाइस, राइट टू लेफ्ट हो गई। अब गाइस देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो गाइस देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना है कि नहीं। जैसे ही मैं लिखता हूँ मान लीजिए अपर केस, तो देखो CSS टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर लोअर केस, तो देखिए CSS टेक्स्ट मेरा लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए आप लिखते हैं यहाँ पर कैपिटलाइज, तो देखिए जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। देखा आपने, तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है हमारे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पर। गाइस अब हम लेते हैं ओवरव्यू, अभी तक हमने जो भी पढ़ा। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको बताया था आउटलाइन स्टाइल। ठीक है, फिर मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी गाइस आउटलाइन कलर। ठीक गाइस, फिर मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी गाइस आउटलाइन विड्थ। ठीक है, अब गाइस देखिए मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताई थी, फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी आउटलाइन ऑफसेट। इसके अलावा भी आप गाइस आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आप विड्थ लिखते हैं, फिर स्टाइल और फिर कलर। अब गाइस देखिएगा CSS टेक्स्ट में हमने कलर, टेक्स्ट अलाइन, डायरेक्शन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जैसी प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक गाइस, अब हम देखते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग क्या होता है। गाइस टेक्स्ट स्पेसिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट के बीच में स्पेस क्रिएट करना। अब गाइस देखिए इसके अंदर सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है टेक्स्ट इंटेंट। देखिए गाइस टेक्स्ट इंटेंट का यूज़ क्यों करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग लाइन या फिर बोलिए फर्स्ट लाइन में इंटेंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, इंटेंडेशन देना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 50 पिक्सल, तो देखिएगा CSS टेक्स्ट में मुझे आगे से 50 पिक्सल का इंटेंडेशन मिल चुका है। ठीक गाइस, अब देखिए मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस लेटर स्पेसिंग, मतलब कि लेटर्स के बीच में स्पेस क्रिएट करना। अब देखिए जैसे मैं लिखता हूँ 3 पिक्सल, तो देखिए CSS इंडिविजुअल लेटर के बीच में 3 पिक्सल की स्पेस क्रिएट हो चुकी है। ठीक गाइस, देखिए अगर आप लिखते हैं -3 पिक्सल, तो देखो पास आ चुके हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी अलो है। ठीक है, तो इंटेंडेशन और स्पेसिंग दोनों में नेगेटिव वैल्यू भी अलो होती है। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट वैल्यू नॉर्मल, तो देखो वो नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो ये 3 वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल्स थी। अब देखिए गाइस मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइन हाइट। तो आप देखना कि मैं एलिमेंट की लाइन हाइट को कैसे चेंज करता हूँ। ये वर्टिकल हाइट होती है, जैसे मैं लिखता हूँ मान लीजिए 2.4, तो आप देखो मेरी एलिमेंट की हाइट बढ़ गई ना, CSS टेक्स्ट के ऊपर देखो आप मेरी हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मान लीजिए 1.2 कर देता हूँ, वो बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि लाइन हाइट क्या होता है, ये एक वर्टिकल हाइट होता है। अब गाइस मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग, यानी कि हर वर्ड के बीच में स्पेस। तो देखो मैंने क्या लिखा 10 पिक्सल, यानी कि CSS एक वर्ड है और टेक्स्ट एक अलग वर्ड है, तो दोनों के बीच में 10 पिक्सल की मुझे स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, देखा आपने। अब गाइस देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए CSS टेक्स्ट शेडो क्या होता है, ये भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है ना, CSS टेक्स्ट के अंदर ही आता है। तो गाइस देखिए मैं यूज़ करता हूँ मान लीजिए टेक्स्ट शेडो, है ना, मेरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट शेडो। अब देखिए वैल्यू मैं कैसे दूंगा इसमें, मैंने लिखा मान लीजिए 1 पिक्सल, तो मुझे अभी कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, पर मैं जैसे ही 2 वैल्यू लिखूंगा 1 पिक्सल और 1 पिक्सल, तो देखो 1 पिक्सल का मुझे एक शेडो मिल चुकी है। ठीक है, मान लीजिए अब मैं लिख दूंगा रेड,
तो मुझे जो शेडो मिलेगी वो रेड कलर की मिलेगी। ठीक है, अब आपने आगे 2 वैल्यू लिखी थी, अब मान लीजिए अगर आप एक वैल्यू और बढ़ा देते हैं तो जो आप एक वैल्यू बढ़ाते हैं वो होती है ब्लर। ठीक है, अब जैसे लिखते हैं मान लीजिए यहाँ पर 5 पिक्सल, तो देखो मुझे 5 पिक्सल का ब्लर इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, देखा आपने रेड कलर का एक ब्लर इफेक्ट मुझे मिल रहा है। तो गाइस कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट होता है जब आप 3 वैल्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब गाइस देखिए हम index.html पर चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने प्लीज़ के आगे एक इमेज इंसर्ट करी हुई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया, आप देख भी सकते हैं आउटलाइन के ऊपर। गाइस अब हम चलते हैं style.css पर, और अब मैं आपको इमेज को स्टाइल करना बताऊँगा। अब मैं आपको CSS टेक्स्ट के एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है वर्टिकल अलाइन। गाइस आप किसी भी एलिमेंट के साथ वर्टिकल अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी इमेज के साथ मैं आपको यूज़ करके बताऊँगा, है ना, आप टेक्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वर्टिकल अलाइन, अब देखिए आप इमेज पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं अब इमेज को स्टाइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे मैंने लिखा टॉप, तो देखो जो मेरा इमेज था वो टॉप से अलाइन हो चुका है। देखा आपने, टॉप से अलाइन हो गया। अब देखिए अगर आप लिखते हैं मान लीजिए यहाँ पर आप लिखते हैं मिडिल, तो देखिएगा मिडिल से अलाइन हो जाएगा। देखा आपने, इमेज मिडिल से अलाइन हो गया। अब ध्यान से देखिए आउटपुट स्क्रीन को। अब फिर आप लिखते हैं मान लीजिए बॉटम, तो देखिए बॉटम से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी यही है गाइस। ये CSS टेक्स्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी इमेज के साथ यूज़ करके बताया। ठीक है, अब गाइस देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक लिंक इंसर्ट करी थी, आपको याद होगा, क्लिक नाम रखा था जिसका, है ना, क्लिक नाम से मैंने एक लिंक बनाई थी। अब गाइस देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CSS लिंक क्या होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसका एक सिंटेक्स होता है गाइस, हमको वो फॉलो करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले जैसे कि एक नॉर्मल लिंक के लिए लिखते हैं हम कोड, फिर विजिटेड लिंक के लिए लिखते हैं, फिर हम होवर के लिए लिखते हैं, और फिर लास्ट में हम एक्टिव के लिए। तो ये अलग अलग स्टेज है आपकी लिंक की। ठीक है, कि उसको होवर करेंगे, कब उस लिंक पर हम विजिट करेंगे और वो कब एक्टिव होगी, है ना, तो एक अलग अलग स्टेज है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एंकर टैग और फिर मैंने कॉलन के बाद लिखा लिंक। ठीक है, फिर वैसे ही मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट एंकर टैग में फिर वापस कॉलन लगा के लिखा मैंने विजिटेड। ठीक है, सेम गाइज मैं करता हूँ थर्ड में एंकर टैग और फिर होवर, है ना, कॉलन लगा के होवर, और फिर सेम मैं करता हूँ गाइज लास्ट मेरा क्या था, एक्टिव। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी, मैं लिखता हूँ एक्टिव। ठीक है, अब गाइज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने लिंक लिखा है इसका मतलब होता है अनविजिटेड लिंक, नॉर्मल लिंक, है ना। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ, देखो जैसे मुझे फर्स्ट टाइम में जैसे दिखेगी ना वो वाली लिंक, नॉर्मल लिंक। ठीक है, तो मुझे बैकग्राउंड कलर मिल चुका है, वैसे ही मैं लिखूंगा मान लीजिए यहाँ पर बॉर्डर रेडियस। देखो तो मुझे 50 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस, देखो हल्का सा एक राउंड मिल गया है मुझे, मैंने आपको बताया था बॉर्डर रेडियस क्या होता है ना, मेरे प्रीवियस लेक्चर में। अब गाइस देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ना, ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। अब देखिए जैसे आप नन करेंगे तो नीचे जो अंडरलाइन थी ना, एंकर टैग जो हमको डिफॉल्ट में एक अंडरलाइन देता है वो खत्म हो गई। वैसे अगर आप लिखेंगे मान लीजिए ओवरलाइन, तो ये अंडरलाइन का उल्टा होता है ना, ऊपर की साइड लाइन आ जाती है, अंडरलाइन में अंडर नीचे आती है, ओवर मतलब ऊपर, है ना। फिर मैं आपको लिख के बताता हूँ अंडरलाइन, ये मेरी थर्ड वैल्यू थी, तो देखो अंडरलाइन नीचे आ चुकी है, जो कि डिफॉल्ट भी होती है ना, हमारी एंकर और हाइपरटेक्स्ट लिंक के लिए डिफॉल्ट भी होती है। अब गाइस जैसे आप लिखते हैं लाइन थ्रू, तो देखो बीच में से एक लाइन आ चुकी है। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है टेक्स्ट डेकोरेशन के पास। ठीक है गाइस, तो मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, नन क्योंकि थोड़ी अच्छी दिखेगी। अब देखिए विजिटेड, विजिटेड मतलब क्या, जब कोई लिंक पर विजिट कर जाएगा। ठीक है, फिर मैं कलर क्या कर दूंगा, लिंक का कलर मैं कर दूंगा ग्रीन। ठीक है, तो मैं लिंक का कलर ग्रीन कर दूंगा जब कोई लिंक पर विजिट कर जाएगा। अब देखिए होवर, होवर का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कोई उस पर माउस ले जाएगा तो मैं बैकग्राउंड कलर बीट कर दूंगा। देखो जैसे मैं माउस ले जा रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर बीट हो रहा है, देखा आपने, तो यही होता है गाइस होवर का मतलब। ठीक है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब कि जब उस पर कोई क्लिक करता है तो उस स्टेज को बोलते हैं एक्टिव स्टेज। ठीक है, तो मैं कलर कर दूंगा ब्लू। ठीक गाइस, तो आप समझ गए होंगे कि चारों स्टेज क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चारों स्टेज है क्या और कब कौन सी स्टेज काम करेगी। ठीक है गाइस, अब देखिएगा जैसे मैं मान लीजिए कर्सर ले जाता हूँ, है ना, क्लिक पर, तो देखिए होवर क्लास चलेगी। ठीक है, ये होवर वाला पार्ट चलेगा। अब गाइस देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पहले ब्लू कलर मिलेगा, मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में आपको बताया, ध्यान से देखना। देखो पहले मुझे ब्लू कलर मिला था, मतलब मेरी पहले एक्टिव क्लास एक्टिव हो चुकी थी। अब गाइस मैं इसको क्लास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सूडो क्लासेस होती है गाइस, होवर, विजिटेड, लिंक, ये सब क्या होती है, सूडो क्लासेस होती है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब गाइस देखिए क्लिक करने पर जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो मैंने कहाँ लिखा हुआ है, वो मैंने लिखा हुआ है demo.txt में। तो गाइस अब मैं index.html पर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि देखिए रेफरेंस के अंदर मैंने फाइल का नाम दिया हुआ है demo.txt, मतलब जैसे कोई क्लिक करेगा तो वो demo.txt पर पहुंच जाएगा, जहाँ मैंने लिखा हुआ है गाइस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो गाइस देखिए मेरी जो लिंक होती है उसका डिफॉल्ट कलर क्या होता है, उसका डिफॉल्ट कलर होता है ब्लू, पर अभी मुझे ग्रीन कलर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने विजिटेड के अंदर कलर ग्रीन कर दिया था। मतलब कि अगर आप किसी लिंक पर विजिट कर चुके हैं तो उसका जो कलर है ना, वो कलर
कहाँ से मिलेगा? जो आपने विजिटेड के अंदर लिखा है, मतलब कि मेरी विजिटेड सूडो क्लास अब एक्टिव हो चुकी है। ठीक गाइस, इसके अलावा एक और सिलेक्टर होता है गाइस, फोकस सिलेक्टर, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब गाइस देखिएगा, मैंने CSS टेक्स्ट के अंदर जो भी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ बताई थी, मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिएगा, मैंने H4 के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है ना, वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब रिमूव कर देता हूँ। अब गाइस हम index.html पर चलते हैं, और फिर मैंने H4 के अंदर क्या लिखा था? मैंने लिखा था CSS टेक्स्ट। अब देखिए मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 13। तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट था वो ओवरफ्लो नहीं करा, स्क्रीन से बाहर नहीं हुआ है ना, उसने लाइन चेंज कर ली। तो गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। style.css में मैं चलता हूँ और मैं H4 के अंदर लिखता हूँ मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाइट स्पेस और जिसकी वैल्यू नो व्रैप। तो गाइस देखेगा आप, जो मेरा टेक्स्ट है वो स्क्रीन से बाहर जा चुका है ना, उसने लाइन चेंज नहीं करी। तो गाइस यही होता है नो व्रैप, है ना। वाइट स्पेस को कंट्रोल करने के लिए हम वाइट स्पेस का यूज़ करते हैं। तो गाइस आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैंने यहाँ पर वैल्यू और सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब गाइस देखिएगा, अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो और फिर उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ मान लीजिए हिडन। तो देखिए जो भी मेरा ओवरफ्लो था ना, यहाँ पर नीचे भी स्क्रॉल बार आ रहा था, पर अब मैंने जैसे हिडन लिखा तो स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा है ना। अब मान लीजिए मुझे स्क्रॉल बार चाहिए तो मैं लिखूंगा स्क्रॉल, तो देखो एक स्क्रॉल बार आ चुका है ना। तो आप स्क्रॉल बार की मदद से कंटेंट देख सकते हैं। अब गाइस देखिएगा, मैं वापस हिडन कर देता हूँ। अब आप एक बात याद रखिएगा, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ ना, उसको अगर आपको यूज़ करना है तो आपको वाइट स्पेस और ओवरफ्लो का यूज़ करना ही पड़ेगा ऊपर। ठीक है, आप तभी थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ उसका नाम क्या है? टेक्स्ट ओवरफ्लो। देखिए जैसे आप लिखते हैं क्लिप, तो ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है ना, इससे देखो आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। मैं आपको नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू है वो बताता हूँ। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? इसकी नेक्स्ट वैल्यू है गाइस इलिप्सिस। देखिए 3 डॉट आ गए है ना, देखो ओवरफ्लो को मैंने इस प्रकार से कंट्रोल करा, 3 डॉट आ गए, मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ यार ये ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब इसके बाद कुछ टेक्स्ट है। तो गाइस इस प्रकार से हम मेंटेन कर सकते हैं। गाइस हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कि हम स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने स्ट्रिंग में लिखा रीड मोर, तो मुझे लास्ट में रीड मोर दिखना चाहिए था, पर मुझे रीड मोर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्रोम का यूज़ करा है ना। तो ये स्ट्रिंग कौन सपोर्ट करता है? सिर्फ फायरफॉक्स सपोर्ट करता है। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।